हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी है, अब अपना रिवीजन करना है और प्रैक्टिस को लेकर के चलना है। तो आपके अभी 20 डेज़ ही बचे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। तो आज का हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इससे पहले हम लोग 27 प्रैक्टिस सेट्स और डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहो देख लेना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज का आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 25 में से 25। अगर आप लोग जो है ना 22 प्लस क्वेश्चन भी अच्छे से कर रहे हो, 22 प्लस अभी आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग तैयारी को अच्छी मान सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको मेहनत करते जाना है। जो हमारी क्लास होती है उसका टाइम होता है डेली रात के 9 बजे। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बात मैंने बता दी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो और इसका राइट आंसर भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको एक निश्चित कूट भाषा दी गई है। उसमें क्या कह रहे हैं, रजन RAJAN को TDNFT के रूप में लिखा जाता है और स्ट्रॉ को UWVFC के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में एन्जॉय का कोड क्या होगा, तो वो निकालना है आपको। तो बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रजन को क्या कोड किया है इस प्रकार से। तो देखेंगे क्या कोड, मतलब इसमें क्या लॉजिक लगाया। तो RAJAN, तो RAJAN रजन को कोड किया है। अब देखिए यहाँ पे जो TDNFT है ना, तो TDNF और T। अब देखिए अब इसमें किया क्या है वो देखते हैं। तो R अपना 18 पे आता है, A आता है अपना 1 पे, J आता है अपना 10 पे, A आता है 1 पे और फिर से N आता है 14 पे, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने किया क्या है, T आता है 20 पे, D आता है 4 पे, N आता है 14 पे और जो अपना F है वो आता है 6 पे और जो T है वो अपना कितने पे आता है 20 पे। अब देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, पहले स्टेप में 18 था, वहाँ से 20 हो गया, यानी कि पहले में कितना जोड़ा गया है 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 था 4 हो गया है, 3 जोड़ दिया है। अगले स्टेप में क्या हुआ है, 10 से 14 हो गया है, 4 जोड़ा है। और अगले स्टेप में क्या हुआ है, A से यानी कि A से F हुआ है तो 5 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से N से, N जो 14 है ना उससे 20 हो गया है, यानी कि T हो गया है। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। अब आप लोग ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। वही चीज़ इन्होंने स्ट्रॉ में भी की है। स्ट्रॉ में क्या किया है, वही चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकालेंगे कि पहले में क्या किया है, 2 जोड़ा है, दूसरे में 3 जोड़ा है, अगले में 4 जोड़ा है, फिर उसके बाद 5 जोड़ा है, फिर उसके बाद 6 जोड़ा है। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। अब देखिए एन्जॉय का निकालना है, तो एन्जॉय का बड़ा आसानी से निकलेगा। तो ENJOY। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 जोड़ना है, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने देखा ई आता है 5 पे, 5 में 2 जोड़ेंगे हो जाएंगे 7। तो 7 नंबर पे क्या आएगा, G आएगा। अब देखिए एक ऑप्शन अपना ये वाला चला गया। उसके बाद हमने देखा N अपना कितने पे आता है, N आता है 14 पे, 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 17 और 17 नंबर पे क्या आएगा, 17 पे आएगा Q। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन में Q है बिल्कुल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे J है, J आता है 10 पे, 10 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आएगा N। अब देखिए N आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, GQC लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। GQR लिखा है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। बचा रह गया केवल ऑप्शन A GQNTE। तो राइट आंसर यही होने वाला है। आपको जो है ना आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। जब आपका ऐसे आंसर आ जाता है तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आप इस क्वेश्चन को करें और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ इसका राइट आंसर। देखिए कैसे करेंगे, इसमें जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक तो लगाया गया होगा। ऑब्वियस बात है, जब आपकी रीजनिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या चलता है, लॉजिक का फंडा चलता है। हमें जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 27, इनको देख करके हमें कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ पे जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 का अगर क्यूब करते हैं हम, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या किया है 2 और 3 एकदम मतलब आगे पीछे की संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, 2 के बाद 3 है। पहली स्टेप में क्या किया है स्क्वायर किया है, अगली स्टेप में क्या किया है, अगली स्टेप में किया है इन्होंने क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं 25, 25 के बाद लगाया है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 25 अपना कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 6 आना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं इसका लॉजिक, तो यहाँ पे 6 का क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है आप सभी को याद होना चाहिए, 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो राइट आंसर भी 216 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें बोल रहे हैं कि यदि घटाव का अर्थ गुणा है, मतलब जो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस बराबर है गुणा। ठीक है, उसके बाद जो भाग है, भाग का अर्थ है जोड़, और गुणा का अर्थ भाग है और जोड़ का अर्थ घटाव है, तब निम्न समीकरण का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है चिन्हों को चेंज करके, और उसमें क्या करेंगे हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, उसमें देखिए सबसे पहले हमारे सामने लिखा है 37 लिखेंगे, तो इसको डायरेक्ट 37 ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे जो अपना डिवाइड है यानी कि भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह की जगह पे क्या है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। उसके बाद 192 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है भाग, तो भाग यहाँ पे हो जाएगा 24 से। और जो घटाव है, घटाव का मतलब क्या है, यानी कि माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, गुणा यहाँ पे 17 का हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब यानी कि जोड़ का मतलब क्या है, घटाव है यानी कि माइनस है, तो 83 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें डिवाइड देंगे तो 24 अट्ठे होता है 196, कितना होता है 24 अट्ठे, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करके देख लो, तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 छिंगे 72, तो हाँ 24 अट्ठे ही होता है। तो कितना होगा, मतलब इतने इक्वेशन का मान आएगा 8 इंटू 17 माइनस 83 और यहाँ पे 37। तो ठीक है, 17 अट्ठे कितना होता है, तो 17 अट्ठे यहाँ पे निकालेंगे पहले, तो 17 अट्ठे कितना होता है, तो 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, 17 अट्ठे होता है 126। ठीक है, अब 126 और 37 को जोड़ेंगे और उसमें से 83 को घटा देंगे, तो 126 और 37 को जोड़ेंगे, तो पहले जोड़ के लिए 6 7 13 और यहाँ पर 3 और 3 6 और यहाँ पर कितना हो गया 126 और 37 हो गया 163। अब 163 में से कितना घटाना पड़ेगा हमें, 83 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 163 में से, क्या मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 163 में से यहाँ पे 83 घटाएंगे हम, 83 घटाएंगे जैसे ही, तो क्या निकल के आएगा 0, यहाँ पे 16 में से हट जाएगा 8, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 80 होगा। 80 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिख रहा है 163 ही होगा क्या, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ तो मैंने अभी चेक किया, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है वो देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो मान निकल के आया था, इतने का मान कितना निकल के आया था हमारे सामने, इतने का मान निकल के आया था 8 और 37 था यहाँ पे जो प्लस लगा था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद गुणा हुआ था यहाँ पे 17 का। उसके बाद जो हमें 83 इसमें से क्या करना था, घटाना था 83। अब देखिए यहाँ पे हमने 17 इंटू 8 क्या कर दिया था, 126 कर दिया था, जबकि इसका मान कितना होता है 136 होता है। ठीक है, तो 136 प्लस 37 यहाँ पे, और उसमें से कितना घटाएंगे 83। अब देखिए 136 और 37 को जब जोड़ा जाएगा आपस में तो कितना हो जाएगा 173 यहाँ पे हो जाएगा, और उसमें से अगर 83 घटा दें हम, तो 83 घटा देंगे तो यहाँ पे जब कितना बचेगा 0, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90। तो 90 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो आपको शब्दकोश क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, तो देखिए करेंगे कि इसको व्यवस्थित, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसके हिसाब से लेना है, मतलब सबसे पहले ए आता है उसके बाद बी आता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है, तो एस के बाद क्या कॉमन है आप सब देख सकते हो, यहाँ पे एस के बाद क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो एस के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए ई है और इसमें सी है, इसमें ई है, इसमें ई है और इसमें ए है। तो एस के बाद देखिए ए आएगा सबसे पहले, यानी कि फोर्थ वाले से अपना स्टार्ट होगा। अब फोर्थ वाला तो हो गया, अब 4 के बाद क्या आना चाहिए, तो देखिए 4 के बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पर ई है, तो अब देखिए ई और एस के बाद सी यहाँ पर है और एस के बाद सी आना चाहिए, क्योंकि ई और सी में से क्या पहले आएगा, ई और सी में से आएगा पहले 2, यानी कि जो अपना सी वाला है वो आएगा, तो यानी कि इसके बाद क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए एक ऑप्शन अपना ये और एक ऑप्शन ए, 2 ऑप्शन चले गए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट।
अब देखिए यहाँ पे SEC लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है SEA। तो SEC में से और A में से पहले कौन आएगा? A वाला आएगा, यानी कि जो अपना फर्स्ट वाला है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा C वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो 421 कौन से में दिख रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे 425 है, तो ये भी चला जाएगा, बचा रह गया ऑप्शन C। तो ऑप्शन C ही होने वाला है। तो मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे 421 हो गया, अब ये चला गया अपना, और ये चला गया, और 4 चला गया। अब देखिए हमें इसमें से और इसमें से निकालना, तो SEC और SEC यहाँ पर कॉमन है। अब देखिए C के बाद यहाँ पे O है, यहाँ पर R है, तो O और R में से पहले क्या आएगा? O और R में से आएगा पहले O, यानी कि 5वां वाला पहले आ जाएगा और तीसरा वाला बाद में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 421 53, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आर यू ऑल राइट बराबर 324 है, यू कम होम उसका क्या है? 783 है। उसके बाद वी आर एट होम, इसका कोड क्या है? तो वी आर एट होम का कोड है यहाँ पे 927, यानी कि 927। तो अब हमसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि तब समान कूट भाषा में कम होम का कोड क्या होगा? तो कम होम को कोड बताना है हमें, कम होम का कोड क्या होगा? तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कम होम दिख रहा है, तो हमें पहले तो किसका निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा यू का कोड। यू का कोड निकाल लेंगे तो हमारा आसानी हो जाएगी उसको निकालने में। अब देखिए यू का कैसे निकलेगा? तो यू का कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में U कॉमन है। ठीक है, अब दोनों में U कॉमन है तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। इनके कोड में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? U। मतलब U का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा और एक 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कम और होम इनका कोड हो सकता है 7 या 8। ठीक है, तो कम और होम का कोड 7 या 8 में से, या फिर 8 या 7 हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमने देखा यहाँ पे, तो जहाँ पे जैसे हमने देखा कि जैसे हमें दिख रहा है होम, तो होम और होम इसमें भी है। होम का कोड क्या हो जाएगा? होम का कोड हो जाएगा 7, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है। तो मतलब जो होम है उसका कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा रह गया एक कम का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। होम का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोड कम होम का कोड क्या हो जाएगा? 87 ऑप्शन नंबर C में है, तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब देखिए इसका संबंध यहाँ पे दिया गया है और इसमें हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कि क्या मतलब अक्षर समूह आने वाला है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, बस आपको क्या करना है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आप गारंटी से लिख सकते हो। ठीक है, सोचिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा है MPT और V। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है PM W और S। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे इस प्रकार से है। अब देखिए M आता है अपना 13 पे, P आता है 16 पे, T आता है 20 पे और V आता है अपना 22 पे। उसी प्रकार से P आता है 16 पे, M आता है 13 पे, W पे 23 आता है, 23 पे W आता है, S आता है 19 पे। अब देखिए हम कर क्या मतलब इसमें किया क्या गया है वो सीधा सीधा देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पर, क्या देखा यहाँ पर कि 13 था 16 हो गया है, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने देखा यहाँ पे 16 था 13 हो गया है, कितना घटाया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पर 3 घटाया गया है। उसके बाद जैसे हमने देखा यहाँ पे T था W हो गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। उसके बाद V था, यहाँ पे V कितने पे आता है? 22 पे आता है और S आता है 19 पे, तो यहाँ पर 3 घटाया गया है। सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा, पहले 3 जोड़ रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं, फिर से 3 जोड़ रहे हैं, फिर से 3 घटा रहे हैं। तो इस प्रकार से लॉजिक बन रहा है। अब ये लॉजिक को हम कोसू में निकाल के आंसर निकालेंगे। तो कोसू यहाँ पे लिखा है KOSU, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे और यहाँ पर 3 घटाएंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 घटाएंगे। अब क्या आता है? 11 पे 11 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 पे क्या आएगा? N। अब देखिए एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, तीनों ऑप्शन चले गए। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी सारे ऑप्शन चले जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन चले गए, तो यहाँ पे बचा रह गया ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पूरा करके बताऊंगा। तो O आता है अपना 15 पे, 15 में 3 घटाएंगे बचेगा 12, 12 पे आता है L। उसी प्रकार से S आता है 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 पे आएगा V।
उसी प्रकार से u आता है 21 पे, 21 में से 3 घटाएंगे तो 21 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8, 8 पे 18 सॉरी 18 बचेगा, 18 पे क्या आएगा r। तो इस प्रकार से यहाँ पे NLVR राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो देखिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ और प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं उनकी प्रीवियस मतलब उनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर। आप लोग जा करके वहाँ पर ज्वाइन हो जाना तो पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और वहाँ पे मैं कुछ और जानकारी भी डालता रहता हूँ क्लास से संबंधित, तो वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। अब देखिएगा नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लीगल को, एक निश्चित कूट भाषा में क्या कह रहे हैं, लीगल को 37 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ईगल का कोड क्या होगा, ईगल को कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए आपको जब संख्याएं दिखें इस प्रकार से और आपको एक अंग्रेजी वर्ड दे दिया जाए, उसकी संख्याएं दिखे मतलब इसको इतना लिख रहे हैं, तो आपको बेसिकली सबसे पहले जो लॉजिक लगाना है वो क्या लॉजिक लगाना है, मतलब इनके नंबर्स को जोड़ना है आपस में। तो LEGAL, तो लीगल लिखा हुआ है, L आता है 12 पे, E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, 1 पे ये, और यहाँ पे L फिर से 12 पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लॉजिक लगा करके चेक करना है, आपको यही चेक करना है, इनको आपस में जोड़ के देखना है। देखिए 12 5 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। तो बस इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनके नंबर्स को मतलब जो इनकी संख्या जितने स्थान पे आते हैं नंबर, तो उनको आपस में जोड़ दिया है, बस यही किया है। अब ईगल का निकालना है तो ईगल का भी निकलेगा बड़े आसानी से। तो ईगल निकालेंगे तो EAGL और E। अब देखिए E आता है 5 पे, ये आता है 1 पे, ये 7 पे, ये 12 पे, और ये कितने पे आएगा, ये आएगा 5 पे। ठीक है। अब देखिए 5 और 1 होगा 6, 6 और 7 हो जाएगा 13। इन सबको आपस में जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 12 25, और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे आपका। मतलब जो ईगल को लिखा, मतलब ईगल का कोड क्या होगा उस भाषा में, तो ईगल का कोड होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका 30। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट है, बोल रहे हैं यदि न्यूटन को LUCFKL है, मतलब न्यूटन बराबर इतना है, पास्कल बराबर इतना है, तो टेस्ला का मान बताइए। तो टेस्ला का मान निकालेंगे, क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाया गया है, उसको देखते हैं। तो आपको एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता है वो आपको ऐसा करके जाना है बिल्कुल मजबूत, कि आपके मुंह जुबानी पर रटे हुए होने चाहिए। कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जेड कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, ये सब चीज़ें तो आपको ऐसे रटे होनी चाहिए। अपोजिट्स भी कभी कभार पूछ लेता है, मतलब अपोजिट का मतलब अपोजिट का लॉजिक लगा देता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें रटी होनी चाहिए, तब आप लोग जो रीजनिंग होती है उसको 15 मिनट में कर पाओगे। ठीक है। तो मतलब उसका टाइम कम कर पाओगे। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इधर उधर की बातें तो बहुत हो जाएंगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोल रहे हैं कि न्यूटन क्या कह रहे हैं, न्यूटन बराबर LUCFKL। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया वो देखते हैं डायरेक्ट। तो NEWTON न्यूटन लिखा है, इसको क्या लिखा है इन्होंने LUCFK और L। ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगाया है वो देखते हैं। तो देखिए लॉजिक कुछ इस प्रकार से लगा है यहाँ पे, जैसे n अपना 14 पे आता है तो L अपना 12 पे आता है, उसी प्रकार से E अपना आता है 5 पे, U आता है अपना 21 पे। ठीक है। उसके बाद W पे क्या आता है, W पे आता है अपना 23 पे आता है W, और C आता है अपना कितने पे, C आता है 3 पे। ठीक है। और जो T है वो आता है अपना 20 पे, E आता है अपना कितने पे, जो F है F आता है 6 पे, वो आता है 15 पे, और जो K है वो 11 पे आता है। उसी प्रकार से N 14 पे, L 12 पे। अब देखिए इसमें करा क्या है इन्होंने, वो चीज़ डायरेक्ट बताते हैं। तो देखिए N अपना आता है 14 पे, इसमें डायरेक्ट इन्होंने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक मैं बताता हूँ। लॉजिक क्या है, N के बाद क्या आता है, सबसे पहले तो आप देखिए N के बाद आता है अंग्रेजी वर्णमाला में O, और O का अपोजिट इन्होंने लिखा है L। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे E
ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में आता है एफ, एफ का अपोजिट लिखा है यू। उसके बाद यू जो अपना डब्लू है, डब्लू आता है, डब्लू के बाद क्या आएगा, डब्लू के बाद आएगा एक्स, एक्स का अपोजिट इन्होंने क्या लिखा है, एक्स का अपोजिट लिखा है सी। उसके बाद देखिए टी है यहाँ पे, टी, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा यू, और यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ। उसी प्रकार से यहाँ पे ओ देखा है आपने, तो ओ के बाद ओ का क्या किया है इन्होंने, तो ओ के बाद यहाँ पे क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, और पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के। और देखिए एन आता है, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद आएगा ओ, और ओ का अपोजिट होगा एल। तो मतलब इसमें इन्होंने किया क्या है, तो न्यूटन जैसे लिखा है हमारे सामने, NEWTON न्यूटन लिखा है। अब इनमें +1 कर दिया है पहले, तो +1 +1 +1 +1 और +1। अब देखिए एन के बाद ओ आएगा, ई के बाद आएगा एफ, डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स, टी के बाद आएगा यू, और ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आएगा पी, और एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद आएगा ओ। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके अपोजिट्स को, मतलब इनका अपोजिट क्या है, इनका अपोजिट क्या है, तो इनका अपोजिट है एल, इसका यू होता है एफ का, एक्स का क्या होता है सी होता है, यू का क्या होता है एफ होता है, और पी का क्या होता है के होता है, और ओ का क्या होता है, ओ का होता है यहाँ पे एल। तो इस प्रकार से ये लॉजिक लगाया गया है। मतलब इन्होंने इसमें दो लॉजिक लगाए हैं, एक तो पहले तो इसमें 1 जोड़ दिया है, उसके बाद इसमें क्या किया है, इसमें इनके अपोजिट्स को लिखा गया है। वही चीज़ यहाँ पे पास्कल में भी की है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो PASCAL, तो पास्कल में क्या किया है, P के बाद क्या आएगा, P के बाद आएगा Q, A के बाद आएगा B, S के बाद T, और जो C है इसके बाद D आएगा, A के बाद आएगा B, L के बाद आएगा M। अब इसका अपोजिट लिखना है, Q का अपोजिट क्या होता है J, B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट होता है Y, और जो अपना, ठीक है, तो Q का अपोजिट क्या होता है, Q का अपोजिट होता है J, B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट होता है Y, और T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट होता है G, और D का अपोजिट W होता है, B का अपोजिट Y होता है, M का अपोजिट N होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लगाई गई है। यहाँ पे आपको L दिख रहा होगा, ये L गलत है, यहाँ पे J है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक जरूर हुई है, तो यहाँ पे जे है, एल की जगह क्या है, ये जे है। ठीक है, तो मैंने लॉजिक तो आपको बता दिया, आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे। तो हमें निकालना किसका है, टेस्ला का मान निकालना है। टेस्ला का निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोग पहले जे कर लो। अब टेस्ला का कैसे निकालेंगे, TESLA, तो टेस्ला लिखा हुआ है। टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा यू, ई के बाद आएगा एफ, एस के बाद आएगा टी, और एल के बाद आएगा एम, ए के बाद आएगा बी। अब देखिए इसका अपोजिट लिखेंगे, तो इसका अपोजिट क्या होता है, सबसे पहले तो इसका यू का अपोजिट एफ है, एफ का अपोजिट यू है। उसके बाद टी का अपोजिट क्या है, टी का अपोजिट है जी, एम का अपोजिट है एन, बी का अपोजिट है बाई। तो FUGNY यहाँ पे राइट आंसर है। FUGNY ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वें स्थान पर कौन सा होगा। तो देखिए जब आपके सामने दाएं और दाएं, मतलब दाएं, पहले आपके सामने दाएं, अगर इंग्लिश में आप लोग देखना चाहो तो आपसे बोल रहे हैं कि राइट के राइट, तो दाएं छोर के दाएं, मतलब जो अपना दायां छोर है, मतलब दायां छोर किधर है, इधर है दायां छोर से, और जो अपना बायां छोर है वो इधर है। ठीक है, तो दाएं छोर से 14वें के दाएं से 9वां कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो दाएं हैं, आपको दाएं है जो 14 है इसको लिख लेना है। उसके बाद फिर से राइट है, इसको लिख लेना है 9। अब क्या करना है, राइट जब एक जैसे मिल जाए आपको, दाएं दाएं या फिर बाएं बाएं जब एक जैसे मिलना है तो आपस में घटा लेना है, आपस में घटा लेना है इनको। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब अब क्या करना है, आपको दाएं छोर से 5वां ढूंढना है। बस क्या ढूंढना है आपको, दाएं छोर से 5वां स्थान पर कौन सी संख्या है। तो निकालेंगे, देखिए दाएं छोर से 5वें स्थान पर एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पे क्या आ जाएगा, 5वें स्थान पे आ जाएगा Q। क्या आ जाएगा, 5वें स्थान पे आ जाएगा Q। तो Q आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष से है। तो कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं कि कोई TR नहीं है। क्या कह रहे हैं, कोई TR नहीं है। तो देखिए T को बना लेंगे यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, कोई T क्या नहीं है, R नहीं, तो R अलग कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ के क्या हैं, कुछ के हैं R, तो कुछ के R बना लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई J नहीं है, तो J यहाँ पे अलग हो सकता है। आप देखिए J यहाँ पर भी हो सकता है, संभावनाएं वो बहुत सारी बनती है इसमें, लेकिन हमें
बनाना नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखेंगे निष्कर्ष पहला निष्कर्ष ये कह रहा है कि कोई के जे नहीं है। अब देखिए कोई के जे नहीं है ऐसा 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया अभी जो जे वाला है इधर जो हमें कथन में दिया गया था उसके आधार पर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100% जो चीज़ सही होती है उसको मानते हैं हम, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ जे टी नहीं है, कुछ जे क्या नहीं है, टी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है। यहाँ पे कथन में इसके बारे में जो है ना बताया गया है कि कोई टी जे नहीं है तो कुछ जे टी नहीं होंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ आर जे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ आर जे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, ये 100% सही नहीं है, हो सकता है लेकिन 100% सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शंस को कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखिएगा नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। आपके सामने एक आकृति दी हुई है यहाँ पर और इसमें आपको बताना है जो मिरर इमेज बनेगी इसकी क्या बनने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए मिरर में क्या होता है, जो लेफ्ट में चीज़ होती है वो चली जाती है राइट में, और राइट में चीज़ होती है वो चली जाती है लेफ़्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इधर के साइड है मतलब राइट के साइड है ये सब चीज़ें, तो राइट के साइड ये बॉक्स 2 दिख रहे हैं आपको इस वाली इमेज में, तो वो कहाँ पे होंगे, लेफ़्ट के साइड, ठीक है, लेफ़्ट के साइड होंगे। अब सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देखने कि ऑप्शन में है कौन से में नहीं है। तो यहाँ पे इसमें राइट में दे दिए हैं तो ये गलत हो गया, इसमें भी राइट में दे दिए हैं तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या किया है इन्होंने, अब इन दोनों को हमें चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, यहाँ पर इन्होंने इनकी पोजीशंस को आपस में चेंज कर दिया है, इनकी पोजीशंस को आपस में चेंज कर दिया है। जबकि यहाँ पे जो मिरर इमेज होती है उसमें केवल लेफ़्ट की चीज़ राइट में चेंज होती है और राइट की चीज़ लेफ़्ट में चेंज होती है, ऊपर और नीचे की चीज़ पर कोई भी इफेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऊपर की चीज़ इसमें वैसी की वैसी ही है, लेकिन इसमें इन्होंने जो नीचे वाली थी वो कर दी है। तो ये भी अपना जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी गलत हो जाएगा, बचा रह जाएगा अपने पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपको सही आकृति नहीं ढूंढनी है इसमें, आपको इसमें क्या करना है, सही आकृति नहीं ढूंढनी है, आपको इसमें गलत आकृति ढूंढनी है। गलत आकृति जैसे आप ढूंढ लोगे तो सारी आपको गलत आकृति दिख जाएंगी, बची रह जाएगी केवल एक आकृति, तो वही आपकी आंसर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो राइट आंसर आपको क्या करना है, बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, आपका राइट आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि कुछ व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, वही आपसे लास्ट में पूछी जा रही है कि मेज के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना ही है जानकारी पूरी। अब देखिए जानकारी में आपसे कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं इस प्रकार के, तो उसमें क्या कर रहे थे, केंद्र के अंदर की ओर मुख करके, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, केंद्र के बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का होने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे अब स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें चित्र बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे एक सर्किल टाइप का बना सकते हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जेड डब्लू और टी के बीच में बैठा हुआ है, जेड के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, जेड डब्लू और टी के बीच में बैठा हुआ है। तो जेड जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, जेड जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर और यहाँ पर डब्लू और टी में से कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर जैसे है डब्लू और यहाँ पर है टी, ठीक है। अब उसके बाद अगली स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि अगली स्टेप यहाँ से शुरू हो रही है। इसमें कह रहे हैं कि वाई टी के निकटतम दाएं हैं। अब देखिए ये लोग कहाँ पर देख रहे हैं, इधर की साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो इधर के साइड देख रहे हैं, जब आप लोग केंद्र की तरफ देखते हो तब इधर इनका दायां इधर होता है। लेकिन अब ये बाहर की तरफ देख रहे हैं केंद्र से, तो इनका दायां किधर होगा, इधर की साइड। तो बाई इनके दाएं निकटतम दाएं बैठा है, यानी कि बाई को यहाँ पर आप बैठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि U और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो U यहाँ पर एक व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, U हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया U।
उसके बाद अगली स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि एक्स जेड के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखिए जेड का मुंह किधर है, केंद्र से बाहर की ओर है, तो जेड का बायां किधर होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो जेड के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, चौथे स्थान पर बैठा है एक्स, तो 1 2 3 और यहाँ पे कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट अगली स्टेप में कह रहे हैं कि वी एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एक्स इधर की साइड देख रहा है, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं ये सभी लोग, तो इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां होने वाला है इधर की साइड, ठीक है। तो इधर में देख रहा है क्या कह रहा है कि वी एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर, तो 1 2 यहाँ पर कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बची रह गई है कि टी भी के बाएं तीसरे स्थान पर है, टी भी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर एक स्टेप ये 2 3, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब अब आपको ब्लैंक कितने रह गए वो देखने हैं पहले, तो एक ब्लैंक ये रह गया, एक खाली ये रह गया और एक खाली ये रह गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मेज के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ये चित्र बन गया है। अब इसके चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं तो वो तो निकाल ही लोगे, सबको गिनना है आपको, बस 1 जेड हो गया, 2 यहाँ पे डब्लू हो गया, एक खाली जगह यहाँ पे 3 हो गई, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 4, उसके बाद 5 यहाँ पे 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया और 10 ये हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं मेज के चारों ओर उनकी संख्या कितनी है, 10 है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो अभी तक अब ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपको, तो एक बार थोड़ा वीडियो को पीछे करिए, तो अच्छे से मैंने समझाया है आपको, एक एक स्टेप्स को अच्छे से समझिए और अपना जो है ना क्वेश्चन का डाउट क्लियर करिए, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है इसमें क्या कह रहे हैं कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। उसके बाद अगली स्टेप में आपसे कह रहे हैं कि पी क्यू की पत्नी है, तो देखिए 5 लोग हैं, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो, इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पी क्यू की पत्नी है, तो पी किसकी पत्नी है, पी इज़ द पत्नी को यहाँ पे जो लड़की होती है उसको हम इससे व्यक्त करते हैं और जो लड़का होता है उसको हम सर्किल में रखते हैं, ठीक है। पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक मैन हो जाएगा, यहाँ पे इसको इसमें व्यक्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जबकि आर क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी कौन है, क्यू की बेटी है आर, ठीक है, लड़की है आर। अब अगली स्टेप में कहा जा रहा है कि आर की शादी किससे हुई है, आर की शादी हुई है एस से, तो एस एक लड़का हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि टी एस की बेटी है, एस की बेटी कौन है, यहाँ पे नीचे स्टेप में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, टी एक बेटी है यानी कि लड़की है। उसके बाद अगली स्टेप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पी टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो पी टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए टी किसकी लड़की है, टी है आर और एस की लड़की, ठीक है, और एस किसकी लड़की है, एस है पी और क्यू की लड़की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पी टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए पी किस मतलब पी की लड़की है टी, पी की लड़की है टी, यानी कि पी जो है ना टी के नाना हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नाना यहाँ पे संबंध बनने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ नाना नहीं सॉरी नानी, क्योंकि यहाँ पे एक लेडीज़ है ना, पी किसकी बात हो रही है, पी एक लेडीज़ है, तो यहाँ पे लेडीज़ के बारे में बात हो रही है, तो नानी संबंध हो जाएगा, यानी कि पी टी की नानी है, यानी कि पी टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो नानी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन नंबर जो है बी, वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें लॉजिक पहले पहचानना पड़ेगा आपको, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो पहचानिए इसके लॉजिक को और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करें। तो देखिए चलिए करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की करते हैं कोशिश। देखिए यहाँ पे जो 28 है इसको लिखना है जैसा का तैसा, उसके बाद लिखना है 81, उसके बाद लिखना है 238, फिर उसके बाद 707, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है उसके जो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 28 से क्या हुआ है, यहाँ पे 28 से 81 हो गया है, डायरेक्ट इतनी बड़ी संख्या मतलब इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो जब आप कोई भी संख्या में गुणा करते हो तो बहुत जल्दी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुणा किया गया है। अब गुणा क्या किया गया है, यहाँ पे गुणा किया गया है 3 का गुणा किया गया है। अब 3 का गुणा करेंगे तो 28 × 3 कितना होता है, 28 8 के 24 और
8 तिये 24, ठीक है, और 2 2 तिये 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे 64 होने वाला है। 28 तिये 28 तिये कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। 28 तिये यहाँ पे कितना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 28 तिये कितना होता है? 8 तिये 24, हासिल जाएगी 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 होता है यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इन्होंने कितना लिखा है? 81 लिखा है, मतलब इसमें से 3 को घटा दिया है, ठीक है। 84 हो गया है, पहले 3 का मल्टीप्लाई किया है और इसमें 3 को घटा दिया है। अगली स्टेप में क्या किया है? अगली स्टेप में फिर से 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो 81 इंटू 3 कितना होगा? 81 इंटू 3 आप देख सकते हो, 8 3 एकम 3, 8 तिये 24, तो 243 होगा। अब 243 में से अगर 5 को घटा दिया जाए तो 238 आएगा, ठीक है, 238 आएगा। उसके बाद अगली स्टेप में क्या हुआ है? तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इस स्टेप में क्या किया है? इस स्टेप में किया है, इसमें 7 घटाया गया है। कितना घटाया गया है? 7 घटाया गया है। क्यों? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 3 5, अगले में क्या होगा? अगले में 7 होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें निकालनी है अब यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो निकालना है। तो 707 का पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें से कितना घटाना पड़ेगा? तो 3 5 7 क्या आएगा? अगली स्टेप में विषम संख्या चल रही हैं, तो अगली स्टेप में आना चाहिए 9। तो यानी कि पहले 707 का 3 से गुणा करेंगे और उसमें से 9 घटा देंगे, ठीक है। तो 707 इंटू 3 करते हैं, तो 707 इंटू 3, तो 3 सत्ते होता है 21 और 7 होता है 21, तो 2121 आ जाएगा। इसमें से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2112, 2112 बचेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 2112, तो आपका राइट आंसर यही होने वाला है, 2112, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एक 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है। सूरज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। जो 35 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें सूरज का ऊपर से स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। तब नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार के, मैं एक अच्छे से तरीका बताऊंगा, उसको आप करिए बस। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे सामने टोटल छात्र हैं 35, और जब भी आपको कोई इसका मतलब कोई का स्थान दिया जाए, लेफ्ट से दिया जाए या फिर राइट से दिया जाए या फिर ऊपर या नीचे से कहीं से भी दिया जाए, तो आपको क्या करना है? इसमें से क्या करना है? सबसे पहले तो इसमें से 12 को घटा देंगे, ठीक है। इसमें से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 23, ठीक है। कितना बचने वाला है? यहाँ पर 23 बचने वाला है। अब जो 23 बच के आएगा उसमें क्या करेंगे? बस केवल 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा 24 निकल के आएगा, मतलब उसका नीचे से स्थान कितना हो जाएगा? 24वां। 24 ऑप्शन नंबर सी वाला है, तो इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा कूट फॉग के लिए है? तो फॉग सेट हेयर इज इक्वल टू TP M एम क्यू और बाई पी, ठीक है। उसके बाद लिखा है TIE हियर कैट, इसका कोड क्या है? YPDY और KS। अगले में कह रहे हैं प्लान फॉग टाई, और इसका कोड क्या है? तो इसका कोड इस प्रकार से है। अब देखिए आप ऑप्शंस को पढ़िए, ऑप्शंस इसमें बहुत ज़्यादा गजब के हैं। देखिए पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि केवल 1 और 2 पर्याप्त है, मतलब जो फॉग का कोड निकालना है हमें, उनके लिए ये दोनों, मतलब ये दोनों पर्याप्त हैं, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले में कह रहे हैं कि केवल 2 पर्याप्त है फॉग का कोड निकालने के लिए। तो फॉग यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, तो फॉग का कोड कैसे निकलेगा? तो मतलब केवल 2 वाला तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केवल 1 और 3 पर्याप्त है, तो केवल 1 और 3 पर्याप्त देख लेते हैं उसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी फॉग है, यहाँ पर भी फॉग है, और इन दोनों में कॉमन केवल फॉग ही है। और यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर कॉमन है TP, तो TP बराबर क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा। TP जो है ना, उसका बराबर में क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा। तो फॉग का जो कोड निकल के आएगा वो TP निकल के आएगा, मतलब 1 और 3 यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है हमें, ठीक है। तो पर्याप्त है यहाँ पे 1 और 3। तो अब देखेंगे ऑप्शंस, जो ऑप्शन नंबर आप में दिख रहा है यहाँ पे केवल 1 और 3 पर्याप्त हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल 1 और 3 से ही तो निकाला था। तो केवल 1 और 3 से निकाला था, तो वही चीज़ है हमारे पास, केवल 1 और 3 पर्याप्त हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और इसमें बोल रहे हैं कि यदि संख्या 3 और 4 को परस्पर बदल दिया जाता है, बोला जा रहा है आपसे कि यदि संख्या 3 और 4 को परस्पर बदल दिया जाता है
तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को आपको सबसे पहले तो 3 और 4 को चेंज करना है, फिर आपको लगाना है बोर्डमास नियम। तो निकालते हैं, देखिए 28 लिखा है पहले हमारे सामने, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 4 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 16 और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 4 × 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप सभी को बोर्ड मास नियम आता होगा। तो बोर्ड मास नियम में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से सबसे पहले होगा भाग यानी कि डिवाइड। तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 × 4 और 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 4 और 4 कितना होता है, 4 और 4 यहाँ पे 16 होता है। कितना होता है, 4 और 4 यहाँ पे 16 होता है। ठीक है, तो 4 और 4 यहाँ पे 16 होता है, 4 × 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 4 कितना होगा 16। उसके बाद यहाँ पे 28 दिख रहा है आपको, 28 में कितना जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा 31। ठीक है, 28 में 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, अब इनको जोड़ना है आपस में बस। तो 31 और 16 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4, 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 47 जो है ना वो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको, सीधा सीधा राइट आंसर वही है। तो बस हमने इसमें और कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं करी है, इसमें आपको बस करना क्या था, संख्या 3 और 4 को आपस में चेंज करना था और फिर उसको बोर्ड मास नियम से सॉल्व करना था। तो इस वजह से राइट आंसर अपना 47 आया। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर अगला है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको निकालिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताई है वो ट्रिक। तो जब आपके सामने कोई ऐसा त्रिभुज आए, इस प्रकार का त्रिभुज आए और इसमें बीच में से एक लाइन डाली जाए, तो आपको इसमें क्या करना है, पहले लिखना है 1 और इसमें लिखना है 2। अब इनको आपस में जोड़ देना है, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। मतलब इस आकृति में इतनी जो बड़ी आकृति निकल के आई है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या होगी 3। वो मैं गिना देता हूँ कैसे होगी। अब देखिए, एक अपना ये छोटा वाला होगा, एक इधर वाला होगा छोटा, तो 2 ये होगा, एक अपना बड़ा वाला हो गया 3। तो इस आकृति में आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 3 तो त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब छोटे छोटे त्रिभुज देखेंगे इधर, तो 4 ये, 5 6 7, तो 7 त्रिभुज ये हो गए। टोटल कितने हो गए, अभी 7 हो गए। उसके बाद देखिए अगला स्टेप में ये बड़ा वाला आपको दिखा होगा जो कि हमने पिछले गिना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा +1। उसके बाद अगली स्टेप में मतलब 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। अब हमने ये वाला तो गिना ही नहीं था, एक ये रह गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये हो गया। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 1। अब देखिए एक ये वाला भी रह गया था आपके सामने, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये वाला मैंने अभी गिना दिया आपको, ठीक है, और एक कौन सा था, एक अपना ये वाला था। तो यहाँ पे 8 और 2 कितने हो जाएंगे टोटल जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी 10 निकल के आने वाली है। ठीक है, 10 यहाँ पर जो टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आने वाली है। देखिए एक बार मैं आपको अच्छे से गिना देता हूँ यहाँ पर कलर चेंज करके। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे गिनती लिख रहा हूँ सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद एक ये बड़ा वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद अब आपने ये वाला तो गिना ही नहीं है अभी, ये वाला कितना हो गया 9 हो गया। उसी प्रकार से एक ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई 10 निकल कर आने वाली है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो देखिएगा नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प के बारे में आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे जो आकृति दिख रही है इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ पर कौन सी आकृति आने वाली है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में गए। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर की होगी, इसमें एक चीज़ आपने जैसे गौर की है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ये किया जा रहा है मतलब जो डार्क पार्ट हैं नीचे के 2 डार्क हैं पहली 2 स्टेप में, पहली 2 स्टेप में नीचे के 2 डार्क हैं। उसके बाद अगली स्टेप में केवल एक ही डार्क रह गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो 2 अब इसके बाद जो 2 स्टेप्स आएंगी उनमें नीचे के एक भी डार्क नहीं होंगे, मतलब नीचे खाली होने वाले हैं। अब देखेंगे ऑप्शन में कि नीचे खाली किस में है, तो देखिए इसमें तो खाली है नहीं है और इसमें भी नहीं है
और इसमें केवल एक ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब एक ही बचा रह गया हमारे पास ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बचा रह गया, तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि उस उचित विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। श्रृंखला को क्या करेगा? पूर्ण करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको लिखना पड़ेगा FEL, फिर उसके बाद लिखा है JIP, उसके बाद लिखा है NMT। अब अगली स्टेप में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको निकालना है। देखिए F अपना आता है 6 पे, J आता है अपना 10 पे, और उसी प्रकार से N आता है अपना 14 पे। अब देखिए पहली स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है 4। 10 से 14 हो गया, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है, तो अगली स्टेप में अभी 4 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 18 आएगा, और 18 पे क्या आता है? R आता है। तो R से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? हमारी किस्मत ख़राब थी, ऑप्शन सारे ही R से स्टार्ट हैं, तो ऑप्शन सारे ही R से स्टार्ट हैं, R यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब देखिए E यहाँ पे 5 पे आता है, I आता है 9 पे, M आता है 13 पे। ठीक है, अब 5 से 9 हुआ है, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है, 9 से 13 हुआ है, यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है, तो 13 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 4 17, मतलब अगली स्टेप में भी 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 और 4 हो जाएगा 17, और 17 पे क्या आएगा? Q आएगा। अब देखिए R के बाद Q आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो उसी वजह से आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आपके सारे ऑप्शंस जो है ना चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और जो लास्ट बचा है उसको भी बता देते हैं। जैसे L अपना 12 पे आता है, L अपना 12 पे आता है, P अपना 16 पे आता है, उसी प्रकार से T अपना कितने पे आता है? 20 पे आता है। ठीक है, तो L 12 से P यानी कि 16 हो गया है, तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, और 16 से T यानी कि 20 यानी कि कितना जोड़ा गया है? यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है। अब 20 से 24 होगा, यानी कि यहाँ पर भी 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 से 24 हो जाएगा, यहाँ 24 पे क्या आएगा? X आएगा। तो राइट आंसर वही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा आरेख कीड़े, मक्खियों और कुत्तों के बीच के संबंध को दर्शाता है? यहाँ पे आपको वेन आरेख बनाना है, और इसमें बताना है आपको कि कौन सा आरेख आपका इनके बीच में संबंध बताता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही चित्र बनने वाला है वो क्या बनेगा? ये देखिए यहाँ पे जो कीड़े और मक्खियों के बीच में बात हो रही है, और कुत्तों को आपको ये तो पता है कि कुत्ते तो बिल्कुल अलग होने वाले हैं, तो यहाँ पे एक ये अपना ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीड़े और मक्खियों के बारे में बात हो रही है, तो देखिए जो मक्खी होती हैं वो एक प्रकार के कीड़े ही होते हैं, तो मक्खी किस में आ जाएंगी? कीड़े के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही चित्र बनने वाला है, इस प्रकार से इसका सही चित्र बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। असंगत संख्या युग्म के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे 147 और 12 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 293 और 14, यहाँ पे लिखा है 358 और 18, 246 और 12। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर से लगाया गया होगा लॉजिक, वो लॉजिक को पहचानना है और राइट आंसर को निकालना है। तो देखिए लॉजिक जो है ना वो क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 12। अब 12, अब 147 लिखा है, अगर आप इनके अंकों को जोड़ें तो 1 और 4 होता है 5, और 7 5 होता है 12, मतलब 147 में इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 निकल के आएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से अगर आप 293 में देखेंगे, 293 में तो यहाँ पे 9 और 2 11 और 3 होता है कितना? 14, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से आप देखें 246 में तो 2 + 4 + 6 यानी कि 4 2 6 6 12, तो 12 ही इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एक बचा रह गया 358, तो 3 5 और 8, तो 3 और 5 और 8, तो 8 8 कितना होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था, इन्होंने लिखा है 18, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असंगत का चयन करना था, यानी कि सबसे अलग कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है यहाँ पे सबसे अलग, तो राइट आंसर वही होने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन में
क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके 2 तर्क दिए जा रहे हैं। प्रश्न में एक प्रश्न आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें बोल रहे हैं कि क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। आपके पास पहला तर्क है यहाँ पे कि हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती हैं। उसके बाद आपके सामने जो दूसरा तर्क दिया गया है, दूसरा तर्क क्या दिया गया है, दूसरे तर्क में आपसे पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको तर्क देखते ही पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा तर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आपकी समझदारी को व्यक्त करने की हो रही है। यहाँ पे जो सेकंड वाला तर्क है वो तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। तो क्या उनके पसंद और नापसंद करने से परीक्षाएं रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए ना, तो ये तो हो गया गलत। केवल और केवल तर्क नंबर 1 है यहाँ पे, तो केवल तर्क 1 प्रबल है, तो राइट आंसर भी अपना वही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित संख्या में यहाँ पर भी आपको संख्या नहीं दी गई है। इसमें बोल रहे हैं कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक पंक्ति है, उसमें बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं अगली स्टेप्स को पढ़ेंगे और अपना मतलब अपना चित्र बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे अब से कहा जा रहा है कि उत्तर की ओर तो बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके यहाँ पे आप एक पंक्ति बना लो। अब देखिए एच आई के निकटस्थ बाएं बैठा है, मतलब एच आई के निकट बाएं बैठा है, मतलब आई जैसे मान लो यहाँ पर है आई, ठीक है, यहाँ पर है आई, तो इसका बायां होगा इधर, तो एच यहाँ पे बैठा है। उसके बाद कह रहे हैं कि एम एल के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। एल के दाएं 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है एम। अगली स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि आई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो आई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, के। तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा के, बीच में एक खाली जगह है अभी। उसके बाद देखिए अगली स्टेप में आप कह रहे हैं कि जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जे एल के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहाँ पे कौन है, जे है, ठीक है, जे यहाँ पे हो जाएगा। अब अगली स्टेप्स में आपसे कहा जा रहा है कि जे एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो एच के दाएं चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर कौन है, जे है। अब देखिए जे है तो यहाँ पर हमारा पूरा तरीका बन गया, एक यहाँ पर एक ब्लैंक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एल है, यहाँ पर ये है, 2 खाली जगह हैं, और यहाँ पर एम है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तरीका बन गया यहाँ पे। अब आपको इसमें पूछा गया है कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो वही चीज़ आपको गिननी है। तो यहाँ पर 1 खाली स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं, उनकी संख्या यहाँ पे 12। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है। इसमें बोल रहे हैं आपसे कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके सामने, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन। इन ऑप्शंस में से आपको विषम ऑप्शन निकालना है। तो देखिए एम पी और एन लिखा है जैसे आपके सामने, तो एम 13 पे आता है, पी आता है 16 पे और एन आता है 14 पे। अब 13 से 16 हुआ है तो पहले में जोड़ा गया है 3, और 16 से 14 हुआ है, इसमें क्या घटाया गया है, इसमें घटाया गया है 2। उसके बाद देखिए ओ आर और पी, तो ओ 15 पे आता है, आर आता है 18 पे और पी आता है 16 पे। तो इसमें भी 3 जोड़ा गया है और इसमें घटाया गया है 2, तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब देखेंगे आर यू एस, तो आर यू एस, तो आर आता है 18 पे, यू आता है अपना यू आता है अपना 21 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। अब 18 से 21 हुआ है, 3 जोड़ा गया है, और 21 से 19 हुआ है तो 2 घटाया गया है, मतलब ये भी एक जैसा ही है। लेकिन अगर हम डब्ल्यू जेड और वी की बात करें तो डब्ल्यू आता है अपना 23 पे, जेड आता है अपना 26 पे और वी आता है अपना 22 पे। तो यहाँ पर 23 से 26 हुआ है, 3 तो जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 घटाना था, इन्होंने 4 घटा दिया है, इन्होंने गलती से 4 घटा दिया है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू
जेड और भी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, वही आपको निकालना था। विषम अक्षरों के समूह का चयन कीजिए, तो वही आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इस प्रश्न में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस किए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे और अगले प्रैक्टिस सेट में बढ़ेंगे। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे कमेंट योर स्कोर, आपका जो आज का स्कोर है, मतलब आपने जो आज स्कोर किया है उसको आप कमेंट करेंगे। उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए हमारी क्लास की तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करिए अच्छे से और अपनी तैयारी अच्छे से बनाइए। ठीक है, थैंक यू एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।